So today I am going to give a lecture on the topic traditional agriculture and its modernization. Okay? मैं डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव आज आप लोगों को एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट में जो एक टॉपिक है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जिसे हम पारंपरिक खेती कहते हैं, जब सबसे पहले हम लोगों का मानव का विकास हुआ धीरे धीरे, उसके बाद से हम लोगों को खाने के लिए आवश्यकता पड़ी। खाने की आवश्यकता के लिए हम लोगों ने उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना खेती का आरंभ हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। जो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और केवल हम लोग अपने भोजन पेट भरने के लिए अपना खेती करते थे, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में फर्स्ट आप देख रहे हो लिखा हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर बिगेन बाय 9000 BC। इसका मतलब कि भारतीय कृषि की शुरुआत जो हिस्ट्री में देखने को मिलती है, ये है कि भारतीय कृषि की जो शुरुआत हुई है वो 9000 BC से शुरू हुआ। ठीक है, उस समय क्या उसके मुख्य क्या क्या उस समय फीचर्स थे, क्या किस तरह से खेती होती थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हो इस पर लिखा हुआ है जो भी एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के फीचर्स हैं वो हमने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, उसी क्रम से ये डेवलपमेंट हुआ है। तो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है इंडियन एग्रीकल्चर बिगेन बाय 9000 BC, देन लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब उस तरह उसके खेती में जब जो पारंपरिक खेती होती थी, ट्रेडिशनल कल्चर होता था, उसमें हमारे आज की तरह ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो, ये सब यंत्रों का उपयोग नहीं होता था। उस तरह के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हमारे पास कुदाल, फावड़ा या ये सब जो चीज़ें होती थी, इस तरह की यूज होती थी। देसी घर की जो होती थी, घर की छोटे मोटे, उसी से फावड़े से और कुदाल से खेती होती थी। न कोई ट्रैक्टर था, न ही कोई कल्टीवेटर हैरो था। तो लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब उसमें ये हुआ, कोई टेक्नोलॉजी का नहीं था। और उस समय की ईल्ड जो थी बहुत ही कम थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर की जो ईल्ड थी, हमारे जो भी लोग ग्रो करते थे, उसकी ईल्ड बहुत ही कम थी। ठीक है, उसके उत्पादन जो है जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, वो हमारी बहुत ही कम थी। लाइवलीहुड पर्पज, केवल वो जीविका के लिए, अपना पेट भरने के लिए उस समय वो खेती होती थी। ठीक है, उस समय कोई कमर्शियल पर्पज नहीं था कि उसको हमें बाहर भी सेल भी करना है या उससे हमें अपना बिजनेस करना है, उससे का कोई मतलब नहीं था। केवल लाइवलीहुड मतलब कि केवल जीविका के लिए उस समय लोग खेती कर रहे थे। नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप सभी लोग जानते हो कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में कोई आज की तरह यूरिया, DAP या इस सब की वहाँ पे यूज उस समय नहीं होता था। जो हमारे किसानों के पास जो हमारे अपने गाय, भैंस या बैल ये सब रखते थे लोग, एनिमल बेस्ड खेती होती थी और उनके जो गोबर होते थे वही वो खेतों में उसका यूज करते थे। उस समय हमारे पास यूरिया या DAP या पोटास, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को कहते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं हमको, वो हमारे पास नहीं था। हमें उस समय केवल ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग कहते हैं गोबर की खाद या इस तरह से कंपोस्ट की खाद, वही उसी से खेती होती थी। फिर नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड फार्मिंग। मैंने बता दिया कि सबके पास जो है बैल होता था, बैल से ही खेत की जुताई करते थे, बैल से ही खेत की वो भी करते थे। हार्वेस्टिंग के साथ साथ जो है ओसाई जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग बैल से ही पहले करते थे। तो इस तरह से, और उन्हीं के गोबर से वो खेत में डालते थे, उसी से वो खाद का काम भी करता था और उनको दूध भी मिलता था। तो इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे और उसी से दोनों का काम, उनका सप्लीमेंट, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते थे। फिर यूज ऑफ ओन सीड। पहले जो हमारे पारंपरिक खेती होती थी उसमें किसान अपने फसल का ही बीज रख लेता था और अगले साल उसी बीज का उपयोग करता था। आज कल हम लोग हाइब्रिड सीड का यूज करते हैं, हर साल सीड बदलते हैं, लेकिन उस समय पारंपरिक खेती में क्या होता था कि अपना सीड का लोग अपना फार्म पे, अपने खेत पे जो फसल है उसी की सीड को रख लेते थे और उसी को अपने यूज करते थे। अगर वो बीमारी लगी हुई है तो फिर अगले साल भी वो बीमारी लग जाती थी, वो ट्रांसफ़र हो जाता था, सीड नहीं बदलते थे।
और धीरे धीरे बीज की क्वालिटी जो होती है हमारी घटती जाती है, तो बीज बदलना चाहिए। तो वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में लोग बीज नहीं बदलते थे, उसी बीज को बोते थे, फिर उसी से जो निकलता था फिर अगले साल के लिए रख लेते थे। तो इससे धीरे धीरे क्वालिटी जो होती थी वो डिटेरियोरेट होती थी और तमाम बीमारियां एक साल से दूसरे साल अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती थी। द स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटपुट वाज सोल्ड, मतलब कि लोग कोई उनके पास बहुत ही कम मात्रा में वो एक्सेस होता था, उनको अपने परिवार को खाने भर का ही प्रोडक्शन हो पाता था, वो बहुत ही थोड़ा बहुत होता था। तो उससे कि उसको बेच करके जो उनको जैसे वो चीज़ें खरीदते थे, जैसे सपोज करो मसाला खरीदना है, घर में सरसों का तेल खरीदना है, वो चीज़ प्रोडक्शन का नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो उनको कैश से खरीदनी है, उतना ही किसी तरीके से थोड़ा बहुत अपना जो खाने के लिए रखते थे उसी में से बचा करके सेल कर लेते थे। जो उससे पैसा उनके पास होता था उसी पैसे से वो अपनी कैश वाला जो नीड्स था, जो उनके फार्म पे ग्रो नहीं हो रहा था, तो उस चीज़ को खरीदने में अपना यूज करते थे। या और जो लिविंग के लिए चाहिए, कपड़ा या और कोई त्यौहार आ गया, इस तरह के जो खर्चे होते थे वो थोड़ा सा जो अपने खाने के लिए जो यूज करते थे उसी से बचा करके सेल कर लेते थे, उसी से कैश उनको मिलता था और उसी से वो लोग अपना काम चलाते थे। फिर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू फीड द नेशंस। उस समय हम पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इतना यील्ड नहीं था कि पूरी पॉपुलेशन जो हमारे देश का जनसंख्या है सबको फीड किया जा सके। तो ज़्यादातर गेहूँ हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके और अपने देश के लोगों को फीड करने के लिए उसकी व्यवस्था करते थे। स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें पॉइंट ये बढ़ा सकते हो कि नो स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है, नो स्टोरेज फैसिलिटी, उनके पास इस तरह का कोल्ड स्टोर या और इस तरह के स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह से आप एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का आपको एक फीचर्स मैंने डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, पारंपरिक खेती में क्या क्या सुविधाएं नहीं थी, किस तरह से लोग खेती करते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से धीरे धीरे हम लोग कैसे ट्रांसमिट हुए मॉडर्न एग्रीकल्चर के तरफ, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बाद 1960 में 1960 में जो है हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में चेंज आया, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं। 1960 के जो शतक था उसमें हरित क्रांति आई, ठीक है, स्वामीनाथन साहब उसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति के किसको जनक मानते हैं? MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 1960 के शतक में हरित क्रांति प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें हमारे जो गेहूं की जो है वो हाइब्रिड सीड का इंट्रोडक्शन किया गया और हाइट छोटी बौनी किस्म के गेहूं का वो ले आया गया, ठीक है। और इसमें हरित क्रांति में जो हमारी गेहूं की पहले हम लोग जो खेती करते थे उसकी यील्ड बहुत ही कम होती थी। उसके बाद से जब हरित क्रांति आई, हाइब्रिड संकर बीजों का उसमें ले आया गया, तो उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में हाइब्रिड सीड का हम लोग यूज करने लगे, ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता कई गुना ज़्यादा थी हमारे जो पुराने बीज थे। उसके साथ जब हाइब्रिड सीड का जब हम लोग यूज करने लगे तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमें उसमें हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर उसमें यूज करना था, ठीक है। तो उसमें हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर यूज करने के लिए मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन जो शुरू हुआ, जब ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ उसी समय हमारी केमिकल फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन भी शुरू हुआ। समझ बात आ रही है? उसी समय हम लोग यूरिया, हाई डोज में यूरिया देने लगे, नाइट्रोजन देने लगे, फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट देने लगे, पोटास के लिए हम लोग पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज करने लगे, ठीक है। और जो हाइब्रिड सीड यूज करते थे उसके लिए हमें सिंचाई की व्यवस्था, पानी की उस तरह की खेती करने के लिए इंटेंसिव इरिगेशन की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से जब हाइब्रिड सीड का जब हम लोग इंट्रोड्यूस किए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, कई पूरे देश भर में कई यूरिया के प्लांट लगे, DAP तो बाहर से इंपोर्ट होती है, और इस तरह से NPK प्लांट, यूरिया के प्लांट लगा, और धीरे धीरे हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड का यूज इसी कई अनेक बीमारियां आने लगी तो पेस्टिसाइड का यूज शुरू हुआ, और इरिगेशन प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट
के द्वारा अनेक सिंचाई के परियोजनाओं का, नदियों को बांध करके उस पर बांध बना करके और अनेक सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट की गई, जिससे कि हमारे फसलों को या हमारे कृषि को सिंचित अधिक से अधिक जमीन को किया जा सके। तो ये अब ये आप कह सकते हो कि जैसे ही हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर का धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, तो इसके बाद से जब हमारी गेहूं और मक्का, ज्वार, धान, इस सब की हमारी मुख्य रूप से जो हाइब्रिड सीड आई ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इन्हीं मुख्य फसलों पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद से धीरे धीरे हमारी उत्पादन इतनी अच्छी हो गई कि हम अपने जो भी देश की जनसंख्या थी उसको खिलाने के लिए हमारे पास हम आत्मनिर्भर हो गए। हमें अब बाहर से इंपोर्ट करके गेहूं या अन्य जो खाद्यान्न था हमें नहीं मंगाना पड़ता था। अब उसके बाद से जब इस सब हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी आ गई हमारे देश में, हम आत्मनिर्भर हो गए खाने के मामले में, हमारे पास अच्छा खासा बफर स्टॉक हो गया, तो धीरे धीरे अब एग्रीकल्चर का स्वरूप बदलने लगा कि अब हम एग्रीकल्चर को एक बिजनेस का रूप ले आएँ कि क्या मार्केट में डिमांड है, किन फसलों को हम बोएं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे जो है हम कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हुए। ठीक है, कि किन फसलों को बोया जाए कि हमारी इनकम बढ़े, किसान की इनकम बढ़े, हम अपने खाने के लिए जितनी आवश्यकता है गेहूं, धान या जो भी है उसको ग्रो करें। इसके साथ साथ में हम इस तरह से कैसे अपने चेंज करें अपने पैटर्न में कि हमारी प्रॉफिट जो है किसान की इनकम को ग्रो हो। तो इसके लिए क्या किया गया, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे शुगर केन, पोटैटो, कॉटन क्रॉप, जूट क्रॉप या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या मधुमक्खी पालन, मशरूम कल्चर, इस तरह की फिशरीज, पिगरीज, पोल्ट्री, इस तरह के जो हमारे कल्चर के और बिजनेस हैं उधर की तरफ ध्यान दिया गया, जिससे कि किसान की इनकम हमारी इंक्रीज करे। गवर्नमेंट की अनेक परियोजनाएं चलने लगी जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सेक्टर जो है मजबूत हो। ठीक है, अब कृषि सेक्टर मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चली, आपको मालूम है, अनेक रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जैसे आप जानते हो कि नाबार्ड की स्थापना किया गया। इसमें और आगे हम बताएंगे कि सिंचाई परियोजनाओं को विकास करने के लिए क्या किया गया, हाइब्रिड सीड के लिए, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर को, यूरिया पूरे देश को, किसानों को अच्छी तरीके से मिल सके, डीएपी अच्छी तरह से मिल सके, सिंचाई परियोजनाएं अच्छी से हो सकें, बीमारियों, अनेक कृषि विभाग खोले गए जिससे कि हमारे ग्रामीण कृषि सेक्टर का विकास हो सके। और फिर क्रेडिट फैसिलिटी के लिए इसमें ज़्यादा किसानों का जो भी नई परियोजनाएं उनको वो ले आनी थी तो उनके पास पैसे नहीं थे। हमारे किसान छोटे छोटे किसान थे, वो किसान के पास पैसे नहीं थे और पैसे नहीं थे इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, 1969 में और 1980 में दो बार, एक बार में 14 बैंकों का और एक बार में 6 बैंकों का, दो बार में पूरे देश के जो बैंक काम कर रहे थे वो पहले केवल उद्योगपतियों को लोन दिया करते थे। हमारे जो छोटे किसान थे या गरीब लोग थे उनके तरफ वो लोग नहीं जाते थे कि हमारी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो देश गवर्नमेंट कुछ कहती थी और वो लोग उद्योगपतियों को अपना पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन गवर्नमेंट इसलिए कि हमारी बैंक हमारी बात माने, हमारे अंडर में आ जाए बैंक, इसलिए 2 चरणों में इनको बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया 1969 और 1980 में। और जब बैंक को नेशनलाइजेशन हो गया तो बैंकों को ये रूल्स बनाया गया कि आपको कृषि पे इतना % उनको बाउंड कर दिया गया, टारगेट दे दिया गया कि आपको एग्रीकल्चर पे लोनिंग करना ही करना है। तो इससे हमारा बैंक बाध्य हुए, बैंकों ने अपना नेटवर्क बढ़ाया, गाँव में जा कर के अपना ब्रांचेज खोले और कृषि को प्राथमिकता दिया, कृषि को भी लोनिंग किया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। और आरबीआई के पास वर्कलोड बहुत जाता था तो कृषि पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं आरबीआई करता था, तो इसीलिए नाबार्ड की 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड ये 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो एक आरबीआई के पैरेलल एपेक्स बैंक है और जो कृषि ऋण का ही पूरा कृषि ऋण का पूरे कार्य को यही कंडक्ट कराता है।
तो ये क्रेडिट फैसिलिटी हमारी मजबूत हुई। क्रेडिट फैसिलिटी, किसानों के पास क्रेडिट आ गया, उनके पास हाइब्रिड सीड खरीदने का, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, अपना फार्म पे बोरिंग कराने के लिए, सिंचाई कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, बैंकों ने पैसा दिया। किसानों के पास जब पैसा आ गया तो नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट, मैकेनाइजेशन करने लगे, ट्रैक्टर खरीदने लगे, कल्टीवेटर खरीदने लगे, हैरो खरीदने लगे। धीरे धीरे पास उनके पास पैसा हो गया तो वे लोग अधिक फाइनेंशियली रूप से साउंड हो गए। फाइनेंशियली रूप से साउंड होने के कारण से नई टेक्नोलॉजी, न्यू एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ वो धीरे धीरे अग्रसरित होने लगे। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे गवर्नमेंट का गया कि हम यील्ड तो अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब तक उस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे प्राइस न मिले तो हम उस किसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है APMC एक्ट ले आया और इस एक्ट के तहत बाज़ारों को रेगुलेट किया गया। ठीक है, बाज़ारों को रेगुलेट किया गया, उसके अंदर सही तौल हो, किसान आएँ, उनको सही रेट मिले, सही तरीके से उनका माल अच्छे से अच्छे प्राइस में बिके। इसीलिए APMC एक्ट ले आया गया और हर ज़िले में जो है बैंकों, बाज़ारों का एक रजिस्ट्रेशन किया गया, रेगुलेटेड मार्केट खोले गए। ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलप किया गया जिससे कि उनको अच्छा से अच्छा प्राइस मिले। किसान अपना अनाज या जो भी सामान, नवीन सब्जी मंडी आप देखते हो या गल्ला मंडी, उसमें किसान ले आता है, उसकी रसीद कटवाता है, उसका तौल सही तरीके से होता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड आढ़तिया होते हैं जो उनको खरीदते हैं और वहाँ पे नीलामी के द्वारा या अन्य कई तरीक़ों द्वारा वो अपने माल को बेचता है और उसको पैसा सही तरीके से मिलता है। तो पहले उसके साथ जो है बहुत ही बेईमानी होती थी, घटतौली होती थी। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए और अच्छे प्राइस मिलने के लिए सरकार ने APMC एक्ट ले आया, जिसमें मार्केटिंग का, रेगुलेशन का और अनेक कानून बनाए गए जिससे किसानों की हित का सुरक्षा हो सके। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव होती गई। बुआई की तरीका या प्रोसेसिंग के तरीका, सिंचाई का तरीका, नया नया जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती गई। आप देख रहे हो, पहले इरिगेशन हम लोग नाली से करते थे, अब नाली के बाद जो है हमारी स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन का कंसेप्ट आ गया। इसी तरह से बुआई में भी पहले छिड़कवा विधि से हम लोग बुआई करते थे, अब उसके बाद से क्या आ गया कि हम मशीन से बुआई करने लगे, सीड ड्रिल से बुआई करने लगे। तो ये क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, फर्टिलाइज़र पहले हम लोग हाथ से स्प्रे करते थे, अब क्या हो गया, फर्टिलाइज़र हम सीड के साथ ही सीड ड्रिल में रख देते हैं और सीधे DAP जाकर के उस दाने के साथ ही कूड़ में जाकर के गिरती है। तो ये क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताएं हमारी बदलती गई वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी हमारी इम्प्रूव्ड होती गई। फार्म मैकेनाइजेशन किया गया। आप पहले हम लोग लेबर से फसल को कटवाते थे, अब हार्वेस्टिंग या हर कार्य को मशीनों के द्वारा किया जाए, जुताई, गुड़ाई, हार्वेस्टिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, सब काम मैकेनाइजेशन हो गया। उससे हमारी जो लेबर की प्रॉब्लम थी उससे काफ़ी आराम मिल गया। लेबर हमको नहीं मिलते थे, अब हम हार्वेस्टिंग में जहाँ 10 दिन लगता था 2 दिन में ही पूरा खेत हार्वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी, फार्म मैकेनाइजेशन आया। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद से प्रोडक्शन ऑफ इनपुट सेक्टर डेवलप्ड। इनपुट क्या होता है हमारा, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन, ये क्या है, एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं। तो ये सेक्टर डेवलप हुआ। सीड की मार्केटिंग कैसे होगी, फर्टिलाइज़र की मार्केटिंग कैसे होगी, पेस्टिसाइड की मार्केटिंग कैसे होगी। आप देखते हो कि सबका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, कंपनी जहाँ पर बनता है वहाँ से फिर वो किसान तक सही क्वालिटी सही रेट में मिल जाए, ये सब की व्यवस्था गवर्नमेंट देखती है। प्रोसेस्ड फूड डेवलप्ड, देखो मॉडर्न एग्रीकल्चर में धीरे धीरे चेंज होता गया। अब हम क्या आप देखते हो कि टमाटर या सब्जियों का आप प्रोसेस्ड मटेरियल देखते हो, जैम, सॉस और अचार तरह तरह के, या दूध से पनीर, घी, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग ही तो है। प्रोसेस्ड फूड का मटेरियल, आप आलू का चिप्स बनाकर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस्ड है। चावल से कुछ हम और बना के सेल करें तो प्रोसेसिंग हो जाती है। व्हीट का देख रहे हो आप, आज पहले हम लोग गेहूँ खरीदते थे, अब हम लोग आटा खरीद रहे हैं, प्रोसेस कर ले रहे हैं उसको, ये प्रोसेसिंग कही जाती है। तो प्रोसेस्ड फूड का डिमांड आजकल बढ़ गया है। आप डायरेक्ट उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अगर मान लीजिए आलू को
हम प्रोसेस करके चिप्स बना करके सेल करते हैं, पापड़ बना के सेल करते हैं, या किसी और तरीके से हम लोग उसको सेल करते हैं तो उसका अच्छा प्राइस मिलता है। तो ये टोमेटो है या और सब चीज़ें आप देखते हो कि कितना डिमांड इसका बढ़ गया है। तरह तरह की जो है इसका प्रोसेस फूड की डिमांड काफ़ी हमारी बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने मॉडर्न एग्रीकल्चर में और क्या क्या प्रोसेसिंग की सुविधा बढ़ा गई। स्टोरेज, पहले हमारे पास स्टोरेज की सुविधा नहीं थी, अब हम गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इस तरह के डिपार्टमेंट खोले गए और सभी शहरों में ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की एक विभाग खोला गया जो भंडारण का काम करता है, जो किसानों से जो उसका सरप्लस होता है उसको खरीद करके और बफर स्टॉक मेंटेन कराता है, और उस बफर स्टॉक से ही आप देखते हो PDS सिस्टम जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके द्वारा वितरण करता है। गवर्नमेंट आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए डिक्लेयर करती है ताकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का, ये सब मॉडर्न एग्रीकल्चर के फीचर्स हैं। इसी तरह से आप कोल्ड स्टोरेज हमारी खुल रही है, ठीक है, जिससे कि हम जो वो चीज़ें खराब होने वाली हैं, पेरिसेबल गुड्स हैं, पेरिसेबल गुड्स भी हमारी ज़्यादा दिन तक रखा जा सके और अच्छा प्राइस मिल सके। जब ऑफ सीजन हो उस प्रोडक्ट का तो हम उसको सेल करके और अच्छा प्राइस ले सकें। आजकल आप गाँव में भी ये चीज़ चल रही है कि कोल्ड चेन बनाने की बात हो रही है कि जो सब्जियां हमारी हैं वो सड़ जाती हैं तो उसको, जो हमारी सरप्लस सब्जियां हैं उसको हम लोग गोदाम में रख दें, कोल्ड स्टोरेज में रख दें और उसको फिर ऑफ सीजन हो तो उस समय हम उसको खरीदें। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के हमारा फीचर्स है। फिर मार्केटिंग, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड का डेवलपमेंट, मार्केटिंग का विपणन गांव में हो उसके लिए बनाना, मार्केटिंग के लिए शेड बनाना, वो प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे लोग आकर के अपना माल बेच सकते हैं गांव में, ठीक है। बिजली के लिए व्यवस्था किया गया, सोलर की व्यवस्था किया गया। ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। देखो आप सोलर का अब इरिगेशन प्लांट लग रहा है, मोटर सोलर से चल रहा है, इरिगेशन इसका भी एक ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का ही फीचर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होना, इरिगेशन प्रोजेक्ट अनेक आप देख रहे हो, सिंचाई के लिए परियोजनाएं गवर्नमेंट चला रही है। नदियों को मर्ज करना, आपस में नहर बनाना, खेतों तक पहुंचाना, ड्रेनेज सिस्टम बनाना, खेतों में पानी अगर वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसको ड्रेनेज सिस्टम बना करके और खेत से पानी बाहर निकाल दें, जिससे कि हमारी जो अगर भूमि किसी कारण से उसर हो रही है तो उसको बचाना। अगर और क्या मॉडर्न एग्रीकल्चर में हुआ कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट आया, ठीक है। पहले हम लोग छोटे छोटे किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो वे उनके जो होल्डिंग्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, ठीक है। तो वो स्कैटर्ड होने के कारण मैकेनाइजेशन नहीं हो पाता। अगर मान लो किसी के पास 1 बीघा खेत है तो कैसे वो बड़ी बड़ी मशीन को यूज कर सकता है? उनको उसमें क्या किया गया कि उसमें सभी जो छोटे छोटे जोत थे उनको एक आपस में मिला करके और इस तरह से एक साथ कर दिया गया जिससे कि मैकेनाइजेशन किया जा सके। तो लैंड टेन्योर एक्ट सब पास हुआ जिसमें कि हम चकबंदी किया गया, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुई। फिर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है कि एक ही क्रॉप को ग्रो न करना। हमें ऐसा उम्मीद होता है कि अगर एक ही क्रॉप ग्रो किया, किसी कारण से कोई बीमारी आ गई, किसी कारण से कोई कीड़ा लग गया तो वो फसल नष्ट हो गई तो पूरा किसान लॉस में चला जाएगा। तो उसके लिए डाइवर्सिफाई किया गया कि एक किसान 3-4 तरह की फसल बोए और किस खेती के साथ साथ पशुपालन भी करे, साथ साथ में थोड़ा सा वो मछली पालन भी कर ले और भी कुछ कर ले, जिससे कि उसकी डाइवर्सिफिकेशन रहे, एक ही चीज़ पे उसका पूरा डिपेंडेंसी न रहे। एक अगर एंटरप्रेन्योर, एक उसका व्यवसाय अगर फेल हो गया तो दूसरा व्यवसाय से उसकी इनकम कुछ मेंटेन हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं कृषि विविधीकरण। फूल की भी खेती करना, सब्जी की भी खेती करना, खाद्यान्न का भी खेती करना, कुछ चारे वाली फसलों का भी खेती कर लेना, मिल्क प्रोडक्शन भी कर लेना, एक ही फार्म पे फिशरीज कर लेना, ये पोल्ट्री कर लेना, ये चीज़ हमारी क्या कहते हैं हम लोग इसको? कृषि विविधीकरण। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फीचर क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर IPM, INM का कंसेप्ट आया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट।
धीरे धीरे हम लोग इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने लगे, इतनी ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने लगे, जिससे कि हमारी फसलें, हमारी ज़मीन प्रदूषित होने लगी। उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें, कि हम अधिक से अधिक ये ना कोशिश करें कि केमिकल दवाओं के द्वारा रोग या कीड़ा को कंट्रोल करें, हम इस तरह से कोशिश करें कि ऑर्गेनिक तरीके से, किस तरह से नेचुरल तरीके से उनको कम संख्या कर दी जाए कीड़ों की या बीमारियों की, जिससे कि हमारी जो फसल पे हम दवा डालते हैं जिसके कारण से फसल खराब होती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करता है, उसको कम करने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लाया गया। और तरीक़ों से कैसे कंट्रोल किया जाए बीमारियों को, फसलों की बीमारियों को। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी यही हम करते हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा न यूज करें, केमिकल फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज करें, उसको ग्रीन मैन्योर्स के द्वारा, कैसे कंपोस्ट के द्वारा, कैसे और तरीक़ों से हम सॉइल हेल्थ को बचाए रहें, तो जिससे कि हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग होती रहे। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM बोलते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फिर धीरे धीरे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। जब हम बताए अभी कि जब हम सेल्फ सफिशिएंसी आ गई, कमर्शियल क्रॉप्स करने लगे, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे शुगर केन से कई शुगर फैक्ट्रीज लगी। आप देख रहे हो कि पूरे यूपी इस समय शुगर केन प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है, चीनी के प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट पोजीशन में है, इसी तरह से कॉटन की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो रॉ मटेरियल, जिस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? शुगर केन। शुगर केन कौन ग्रो करता है? फार्मर्स ग्रो करता है। या और इस तरह से कोई भी इंडस्ट्री है जो जिसका रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चर, जैसे चाय है, अब सब लोग टी है, कॉफ़ी है, रबर प्लांट है, ये सब क्या है? कमर्शियल क्रॉप्स है। इस तरह की स्पाइसेज हैं, तरह तरह के मसाले हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स हैं। आलू है आपका, ये क्या है? आपको कैश क्रॉप्स है। तो इस तरह की फसलों को ग्रो करना, और उसके बाद से इसके आधारित जो और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, समझ में आ रहा है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी क्या है? एग्रो बेस्ड है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, या हम शुगर केन इंडस्ट्री भी क्या है? तो एग्रो बेस्ड है। या और प्रोसेसिंग कोई कर रहा है, गेहूं खरीद करके आटा बना रहा है, तो ये भी क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। हम अपने वेयर हाउस खोल दिए कहीं पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रखने के लिए, तो ये भी क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। समझ में आ रही बात? तो कृषि से संबंधित या इनपुट का हो या आउटपुट का हो या और कोई सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हम करने लगे, होलसेलर का काम करने लगे, हम गेहूं खरीद करके होलसेलर का काम कर रहे हैं, तो ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, एक फर्म का काम कर रहे हैं आप। जब कई फर्म आपस में मिल जाती है, इसको तो इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रही है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब कि इनपुट भी उसमें आएगा, फर्टिलाइजर, सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये अगर आप बिजनेस करें तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। हम वीट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दूध प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। दूध के लिए हम आगे करने के लिए पैकिंग कर रहे हैं, तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो हम वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। हम कलेक्शन का काम कर रहे हैं दूध का, तो भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो एग्रो बेस्ड में मतलब एग्रीकल्चर में इनपुट हो और आगे प्रोसेस करके पनीर बना के बेच रहे हैं, तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इस तरह के उद्योगों का विकास हुआ, यही मॉडर्न एग्रीकल्चर है हमारा। फिर आप यूज ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका हम जीपीएस का यूज करके आजकल हम लोग मैप ले लेते हैं और वहीं से कंट्रोल कर लेते हैं कि किस एरिया में कौन सी फसल की कितना एरिया में लगा हुआ है, उसमें कौन सी बीमारी लगी हुई है, कौन सी फसल ली गई है, कहाँ पे ज़मीन ऊसर है, कहाँ पे अच्छी ज़मीन है। ये जीपीएस सिस्टम का आजकल यूज हो रहा है। हम लोग सर्वे करते हैं इसको रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अब प्रिसीशन फार्मिंग, हम लोग पहले एक ये डिसाइड कर लेते थे कि भाई गेहूं के लिए इतना N चाहिए, इतना P चाहिए, इतना पोटास चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कि ये रेशियो होना चाहिए, एक पूरे इंडिया के लिए कहीं दे दिया। फिर बाद में एक कंसेप्ट आ गया कि पूरे इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वहाँ नाइट्रोजन की ज़रूरत तमिलनाडु में जितनी है उतना यूपी में भी उतना ही नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ज़िले में, उस पार्टिकुलर प्लेस पे जाकर के सर्वे किया गया, उस फसल के लिए उस वहाँ की ज़मीन को जा कर के और सॉइल हेल्थ की उसकी कार्ड बना और उसको देखा गया कि वहाँ पे उस ज़मीन पे क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से डोज रिकमेंड किया गया कि वहाँ पे नाइट्रोजन की क्या ज़रूरत है, फास्फोरस की क्या ज़रूरत है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीशन फार्मिंग। और उसके बाद से धीरे धीरे और सब कंसेप्ट आया, किसान क्रेडिट कार्ड बने और KCC जो लिखा हुआ है किसान क्रेडिट कार्ड,
फिर सॉयल हेल्थ कार्ड, SHC मतलब सॉयल हेल्थ कार्ड, ये आप देख रहे हो गवर्नमेंट ये स्कीम चला रही है, सॉयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न एग्रीकल्चर की हमारी फीचर्स हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो आप ये जितने पॉइंट्स हैं धीरे धीरे आप इसको अपने पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बारे में लिखेंगे कि क्या इसके फीचर्स हैं और फिर कैसे कैसे ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में ये चेंज हुआ। तो ये आप नोट कर लो और इसको पूरी आप डिटेल में लिखना। थैंक यू।